को अगर कनेक्ट किया जाए तो किस रूप में देखते हैं कर्नाटक के चुनाव को, शकील जी? देखिए, कर्नाटक का चुनाव जो है वो जितना इंपॉर्टेंट कांग्रेस के लिए है उतना ही इंपॉर्टेंट बीजेपी के लिए भी है। स्थिति आज की तारीख में यह है कि जो भी कर्नाटक जीतेगा, जिसको हम सब सेमीफाइनल कह रहे हैं, तो वो सेमी नहीं होगा। जो सेमी जीतेगा वो फाइनल भी जीतेगा। क्यों? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि कर्नाटक में जो 1-1 फाइट है कांग्रेस और बीजेपी की, इसके बाद ये 1-1 फाइट कांग्रेस और बीजेपी की सीधे 3 राज्यों में आने वाली है: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जिसे हम हिंदी हार्टलैंड कहते हैं, उत्तर भारत कहते हैं, जहां बीजेपी की जान है, जहां से बीजेपी ने हमेशा सत्ता और ताकत पाई है। तो अगर कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई और अच्छी मेजोरिटी से जीत गई, तो इन तीनों प्रदेशों में भी कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। और यहां स्थिति मजबूत होने का मतलब है कि जो विपक्षी दल आज थोड़े से इधर उधर खिसकने की कोशिश कर रहे हैं, सोच विचार पड़े हुए हैं, वो आके जैसे चुंबक से लोहा चिपक जाता है, उसी तरह कांग्रेस से चिपक जाएंगे। उन्हें इस बात की गारंटी चाहिए विपक्ष को कि कोई जो है नरेंद्र मोदी को हरा सकता है, उनका मुकाबला कर सकता है। और कर्नाटक जीत के कांग्रेस वो विश्वास दिलाएगी, और उसके बाद 3 राज्यों में वो जिस ताकत से जाएगी, उससे विपक्ष का हौसला और बढ़ जाएगा। इसलिए कर्नाटक, जहां आप हैं, प्रशांत जी हैं, दोनों आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। हम लगातार आपके रिपोर्ट्स देख रहे हैं कि आप जिस तरह ग्राउंड से चीजों को बता रहे हैं, उनका विश्लेषण कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। और आज जो भी मेन मीडिया कहते हैं, उन सब में वो खबरें, वो जानकारियां नहीं आ पा रही हैं जो आप अपने चैनल के माध्यम से हम लोगों को दिखा रहे हैं। तो कर्नाटक आज की तारीख में इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात आपने कही जंतर मंतर, तो जंतर मंतर का भी महत्व आज उतना ही है। क्यों? आपने किसानों को मारा, मजदूर पैदल चले गए, कोरोना में लोगों ने पुलों से अपने नजदीकी लोगों की लाशें फेंक दी, नोटबंदी हुई, चीन आके बैठ गया, हमारे लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। देश भर में ऐसी कितनी घटनाएं हुई, मगर उसके बावजूद भी वोट मिलता रहा। लेकिन आज की तारीख में स्थिति क्या है कि एक ऐसे राज्य में चुनाव होने जा रहा है जहां पे जिस कार्ड की वजह से वोट मिलता रहा, जो हमने सारे गिनाए कि मजदूर पिटा, किसान पिटे, कोरोना में हुआ, लेकिन हिंदू मुस्लिम का नशा इतना गहरा था कि लोग उस नशे में अपने भाइयों के साथ, अपने निकटतम लोगों के साथ, देश के इतने महत्वपूर्ण वर्गों के साथ हो रहे अन्याय और अत्याचार को नहीं देख पाए, और उस नशे के तहत जो ध्रुवीकरण करती है बीजेपी, वो डालते रहे। लेकिन कर्नाटक में ये सब नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि कर्नाटक के मुद्दे बिल्कुल अलग हैं और कांग्रेस उनको बहुत अच्छी तरह उठा रही है। पहला मुद्दा 40% की सरकार, भ्रष्टाचार। नंबर 2, राहुल की 5 गारंटी। अभी जैसे आपने जिक्र किया एक तीसरा नंदिनी का। अब नंदिनी दूध का महत्व क्या है कि बीजेपी को अपने घोषणा पत्र में शामिल करना पड़ा कि आधा लीटर दूध नंदिनी का हम मुफ्त में देंगे। इसके अलावा बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा। लोग कहते हैं कि महंगाई को हम बर्दाश्त कर लेंगे बशर्ते कि हमारी जेब में पैसा हो। रोजगारी नहीं है लोगों के पास। कर्नाटक जैसी जगह जहां आप देख रहे हैं, हमने भी सब कुछ देखा है, वहां लोगों के पास बहुत काम हुआ करता था, दक्षिण भारत का सबसे संपन्न इलाका। लेकिन आज वहां भी बेरोजगारी का आलम है, महंगाई तो सब जगह जैसी है। तो ये सारे के सारे जो मुद्दे हैं वही कर्नाटक में मुख्य मुद्दे बने हुए हैं, चुनावी मुद्दे बने हुए हैं। फिर आपने आई बजरंग दल का जिक्र किया और कांग्रेस ने घोषणा पत्र का किया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये एक अनावश्यक चीज लिखी, हम इसको स्वीकार करते हैं। लेकिन उसके बाद जब कांग्रेस ने देखा कि इसका विरोध हो रहा है और प्रधानमंत्री मोदी इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कांग्रेस ने एक सर्वे कराया, तो मालूम पड़ा, और ये पहले से भी मालूम था, सर्वे तो एक ऐसी चीज होती है कि आपके जो समझ होती है उसको सही साबित करती है, कि कर्नाटक में 5% लोग भी जो है वो बजरंग दल के मुद्दे को नहीं जानते, इसलिए उन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और ये मोदी जी भी जानते हैं।
लेकिन मोदी जी शेष भारत में उसका इंपैक्ट डालने के लिए, और जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि जो 3 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं उत्तर भारत के, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, वहां माहौल बनाने के लिए बजरंग दल का इशू उठा रहे हैं। लेकिन कर्नाटक में इससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा और कांग्रेस को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये बात जरूर है कि ये एक सबक होता है, हर चुनाव होता है, इससे सीखना चाहिए कि अनावश्यक मुद्दों को नहीं छेड़ना चाहिए। जो मुद्दे चल रहे हैं, जो हमने 4-5 मुद्दे गिना है, इनके अलावा किसी में जाने की जरूरत ही नहीं है। कर्नाटक में आपने देख ही लिया, अब आपसे ज्यादा कौन बता सकता है कि वहां तो चुनाव जनता ही लड़ रही है। सिद्धारमैया का आपने बताया, हमने पहले लिखा था तो कुछ लोग हमसे नाराज भी हो गए थे। हमने कहा सबसे बड़े नेता वह सिद्धारमैया ही है, मीडिया पे मत जाइए, वो शिव कुमार को दिखाता है, शिव कुमार का अपना असर है। मतलब नेता कौन होता है, ये हमने लिखा था, नेता वो होता है जो जहां खड़ा हो जाए वहां 100, 200, 500 आदमी भी अपने आप लग जाए। तो सिद्धारमैया को हमने देखा है, वो कर्नाटक के किसी गांव में चले जाए, किसी जिले में चले जाए, किसी शहर में चले जाए, लोग अपने आप उनके आसपास आ जाते हैं। तो न केवल कांग्रेस में बल्कि सभी पार्टियों में आज देवगौड़ा की भी वो स्थिति नहीं है। सबसे बड़ी ताकत सिद्धारमैया है वहां पे। तो आज कर्नाटक का चुनाव कांग्रेस बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रही है, लेकिन उसको ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि वो इसका फायदा अगले 3 राज्यों में उठाए। तभी विपक्षी एकता मजबूत होगी और तभी 2024 में वो मोदी जी को हैट्रिक करने से रोक पाएगी। राजस्थान में उसे ये जो 5 साल से नेतृत्व का फैसला वो नहीं कर पा रही है, विवाद का फैसला नहीं कर पा रही है, गुटबाजी को नहीं रोक पा रही है, उसे रोकना पड़ेगा। मध्य प्रदेश बहुत अच्छा है, छत्तीसगढ़ उनका बहुत अच्छा है, राजस्थान भी बहुत अच्छा है। अशोक गहलोत की स्कीमें वहां काम कर रही हैं, बड़ा उनके प्रति लोगों का अनुकूल रवैया है। लेकिन जबरदस्ती की जो गुटबाजी चल रही है उससे उसको रोकना पड़ेगा। खड़गे जी को अब कर्नाटक के बाद में अपनी CWC का फैसला करना है, जनरल सेक्रेटरी का फैसला करना है। कर्नाटक में अगर सबसे ज्यादा स्मार्ट कोई खेल रहा है, वैसे तो सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो प्रियंका गांधी खेल रही है सबसे ज्यादा स्मार्ट। उनके जो जवाबी हमले होते हैं ऑन हेड, जिस तरह वो ले रही हैं और जिस तरह मोदी जी से डायरेक्ट सवाल कर रही हैं, तो वो कांग्रेस में पुराने इतिहास को दोहराने जैसा है जो इंदिरा गांधी किया करती थी। आपने देखा कि उन्होंने अभी लेटेस्ट किस तरह कहा कि मुझे ताज्जुब है, क्या विकास की बात कर रहे हैं कि विकास करना चाहते हैं, तो अभी तक आपने किया क्या? ये वही कह सकती थी। उन्होंने कहा कि 91 गालियां, 91 गालियां, आप गालियों का हिसाब लगाते हैं, जनता के कष्टों का हिसाब नहीं लगाते। हमारे परिवार की गालियों का हिसाब लिखा जाए तो किताबों में किताब सज जाएंगी, तो सही बात है, लाइब्रेरियां बन जाएंगी। पंडित मोतीलाल नेहरू से लेके और आज राहुल और प्रियंका तक क्या क्या नहीं कहा गया और आज भी कहा जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री कह रहे थे कि नेहरू सरनेम क्यों नहीं लगाते, एकदम व्यक्तिगत हमला था कि नेहरू सरनेम क्यों नहीं लगाते। तो ये सारी बातें प्रियंका गांधी कह सकती थी। और आपको हम बताएं कि प्रियंका गांधी ये पहली बार नहीं कर रही है,